Assalamu alaikum. Good morning. And welcome to Rise and Shine on 365. कैसे हैं आप लोग? हम ठीक ठाक हैं, बिल्कुल खैरियत से। और आपको चेंज सा मौसम के मुनासबत से आपने कपड़े पहने जी, और देखिए ना, आज जुम्मा है। हर जुम्मे को हम चाहते हैं कि हम जरा अटायर चेंज करें, शलवार कमीज में आए। तो जी जनाब, आज के शो में खुशामदीद कहते हैं। आज आपको बताएंगे सियासत की दुनिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल, सहराए थर में चलने वाली सफारी ट्रेन का अहवाल, कराची में बढ़ती अगवा की वारदातों पर भी होगी बात, प्राइम मिनिस्टर यूथ काउंसिल के मेंबरान से होगी मुलाकात, समंदर पार पाकिस्तानियों के भी मामलात डिस्कस करेंगे, और स्नूकर के खेल के पाकिस्तान में हालात, ये सब होगी आज राइज एंड शाइन में आपके साथ। बहुत सारी बातें, क्या बात है, ये हमारी बात ये भी ठीक है। तो जी, आज की अच्छी बात ये है, नेवर रिग्रेट एनीथिंग दैट मेड यू स्माइल, वेदर दैट वाज अ पर्सन और अ मेमोरी। तो कभी कभार होता है, हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे देख के, सोच के, जो लोग चले गए हमारी जिंदगियों से, तो वो उनको देख के हम मिस करते हैं, याद करते हैं। बट एज लॉन्ग एज दैट मेमोरी इज मेकिंग यू स्माइल, आई थिंक इट्स टोटली वर्थ इट। बिल्कुल जी। अब टॉप न्यूज की तरफ चलते हैं। टॉप न्यूज हमारी ये है, पहली हमारी खबर ये है कि बानी पीटीआई का मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान हुकूमत को पसंद नहीं आया है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने तहरीक इंसाफ के फैसले को ये कहा है कि इस पे नजरसानी की जाए, और उन्होंने कहा कि जिस बेताबी से मुज़ाकरात के लिए आए थे, यानी जैसे आगे बढ़े थे, और उसी तेज़ी के साथ ये पीछे जा रहे हैं। हमारे ख्याल में 7 वर्किंग डेज 28 जनवरी को मुकम्मल हो रहे हैं। और जल्दबाजी किस बात की है? इरफान सिद्दीकी ने यही कहा कि आपने जब दे रहे थे आप मुतालबात, तो उसमें आपने 3 हफ्ते लगा दिए। हमने कहा था रिटर्न में मुतालबात दें, आपने 3 हफ्ते लगा दिए, और अब आप जब हमारी तरफ से रिस्पॉन्स आ रहा है, तो उसमें आप एक एक दिन, एक एक घंटा गिन रहे हैं, और आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं इसमें मुज़ाकरात खत्म करने में। मजीद 5 दिन क्यों इंतजार आप नहीं कर सकते? इरफान सिद्दीकी ने सवाल किया। पीटीआई ने JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान से राबता किया। ये एक पेशरफ्त हुई है सियासी तौर पर। दोनों पार्टीज में आइंदा हफ्ते मुलाकात तय पा गई है, और पीर या मंगल को होने वाली बैठक में बानी पीटीआई का पैगाम मौलाना तक पहुंचाया जाएगा। ऑपोजिशन अलायंस की तश्कील पर भी गुफ्तगू होगी। जी, इरफान सिद्दीकी का ये भी कहना है कि हमारा जवाब बिल्कुल सुने बगैर आपने उसका इंतजार नहीं किया। वैसे ये बात तो वैलिड है ना अपनी जगह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई रहनुमा हमारे साथ हो, तो हम पूछेंगे कि क्यों आपने इतनी जल्दबाजी की, या आपको पहले पता चल गया था? यू हैड अ स्निफ कि भाई हम ये नहीं हो पाएगा, बिल्कुल आपको पता चल गया था, तो ये वजह थी इसकी। दूसरी टॉप स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। ऑपोजिशन के शोर शराबे में मुतनाज़ पीका एक्ट इसको कहा जा सकता है तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया है। झूठी खबर पर 3 साल कैद होगी, 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। साफियों का ने एहतजाज किया। इस सिलसिले में सहाफती तंजीमें एहतजाज कर रही हैं, और वो ये कह रही हैं कि आपने अगर ये पास कराना था, तो आप हमें कॉन्फिडेंस में तो लेते, हमसे बात तो करते, हमसे मुलाकातें तो करते, हमारे जो ताफ़ुज़ात हैं, हमारे कंसर्न्स हैं इसको लेकर वो तो सुनते। हम इसको ये नहीं कह रहे कि आपको नहीं लाना चाहिए था, लेकिन आपने तरीक़ाकार गलत अडॉप्ट किया। ऑपोजिशन ने पीका एक्ट के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने का भी ऐलान किया है। वफाकी वज़ीर अता तारा ने कहा कि पीका एक्ट का दायरा कार डिजिटल मीडिया तक महदूद है। सहाफ़त के नाम पर इल्ज़ाम तराशी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मीडिया जॉइंट एक्शन कमेटी ने पीका एक्ट में तरमीम का बिल मुस्तरद कर दिया है। एलामिया जारी किया गया, और इसमें कहा गया कि तरमीम मीडिया, सोशल मीडिया और सहाफ़ती बरादरी को दबाने की दानिस्ता कोशिश है। ये जो हमारी जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी समझ रही है। पीका तरमीमी एक्ट अदालत में चैलेंज करने का भी ऐलान किया गया है। बिल्कुल, और ये बड़ा एक सवाल है जर्नलिज्म पे कि उनकी रिसर्च, उनकी सारी जो भी तहकीकात होती है, उसका क्या, तो आपको अगर लेना है उनको लूप में लेना है आप। और आप देखें, ये हमेशा से होता रहा है, कोई भी गवर्नमेंट तनकीद पसंद नहीं करती, ये हमारी हिस्ट्री रही है। और अगर आप सच बात भी इसमें कहेंगे, तो हम यानी जो जर्नलिस्ट हैं, एक तो फेक न्यूज है ना, जो फेक न्यूज फैलाते हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, बिला तफरीक होनी चाहिए। वो किसी भी जमात का नैरेटिव फैला रहे हैं, लेकिन जो जर्नलिस्ट अपनी खबर देते हैं, उनके ताफ़ुज़ात ये हैं कि सच्ची खबर पर भी आप ये पीका एक्ट के जरिए
आप उन पर कोई भी कार्रवाई डाल देंगे, और फिर इसमें जो शिक्के हैं इसकी भी डिटेल्स हम थोड़ी सी बताने की कोशिश आपको करेंगे कि उसमें आप क्या क्या नहीं कर सकते हैं और इसकी डेफिनेशंस क्या है मुख्तलिफ चीजों की, इंतजार फैलाने की। और ये तो जी बिल्कुल एक जर्नलिस्ट में अंदर जो है जाग गया आपका जर्नलिस्ट। खैर, अच्छा जी, तीसरी नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं। आज इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन है। एजुकेशन इज द लैडर ऑफ सोशल डेवलपमेंट। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तालीम का दिन। मुल्क में 2 करोड़ 62 लाख बच्चे तालीम से महरूम हैं। गिरता तालीमी मयार और राइजिंग कॉस्ट ऑफ एजुकेशन से तलबा बहुत ज़्यादा परेशान है। और जैसे कि हम देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी टीचर्स हैं, एक वो यूनिवर्सिटीज़ के भी वाइस चांसलर्स का भी प्रॉब्लम है, वहाँ पे भी प्रोटेस्ट हो रही है। तो जी हमें ज्वाइन करेंगे। ये मामला देखने पड़ेंगे। ये हेडलाइंस हमारी स्टोरीज हो गई। अब हम बढ़ते हैं सबसे पहले कुछ सियासी मामला जो पेश हुए हैं इसकी हम बात करते हैं। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान किया है और हुकूमत ने कहा है कि हमें 7 दिन भी आपने नहीं दिए हैं, 7 दिन दिए बगैर ही इरफान सिद्दीकी कह रहे हैं कि आप पीछे हट गए हैं मुज़ाकरात से। तो इसकी वजह क्या हो सकती है और इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या उसको कंफर्म हो गया है कि हुकूमत से उनको कुछ मिलना नहीं है। दूसरी तरफ ये पीका एक्ट पर भी हम बात करेंगे। तो सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया। मज़हर बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर ये बताइए, पीटीआई ने हुकूमत से मुज़ाकरात ख़त्म क्यों कर दिए? ऑपोजिशन क्या है या नहीं है? ऑप्शंस क्या हैं सर? सॉरी, नॉट ऑपोजिशन, ऑप्शंस क्या हैं? जी शुक्रिया आप दोनों को, सुबह बखैर। देखिए, बुनियादी तौर पे अभी तो मेरे नुक्ते नज़र से तो मुज़ाकरात शुरू ही नहीं हुए थे कि मुज़ाकरात ख़त्म हो गए। और इसलिए कि जिस तरह के 3 राउंड हुए थे उसमें तो कोई बात ही आगे नहीं बढ़ सकी, माँ सिवाय इसके कि उन्होंने कहा कि जी ये 2 कमीशन बना दें, 9 मई और 27 26 वाला, और हुकूमत ने कहा कि अच्छा हम आपको जवाब देते हैं। तो अभी तो वो एक तरीके से चीज़ें डिसाइड हो रही थी कि किस तरह बातचीत होनी है। पीटीआई ने अपना एक मौक़िफ़ पेश किया है, हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ पेश किया है। मेरे नुक्ते नज़र से जो मुज़ाकरात होते हैं नॉर्मली, उससे पहले कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए जाते हैं। और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स यही होते हैं कि भाई जब तक मुज़ाकरात हो रहे हैं तो बेहतर है कि हम एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी बंद कर दें। और दोनों पार्टियां अपने अपने लीडर्स से कहती हैं कि और अपने अपने अरकान से कहती हैं कि आप इस वक्त तक इल्ज़ाम तराशी, एक तरह से आप समझ लें कि सीज़ फायर हो जाता है। लेकिन इस सिचुएशन में हमें वो नज़र नहीं आया। खुद जो मुज़ाकराती कमेटी के अरकान थे वही आके मीडिया से इस तरह गुफ्तगू करते थे और फिर टीवी टॉक करते थे कि लगता ही नहीं था कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। और जिस इल्ज़ाम तराशी हुई तो अल्टीमेटली उसका कंक्लूजन यही निकलना था जो निकला। उसमें किसने जल्दबाजी की, किसने नहीं की। जुडिशल कमीशन की बात, जुडिशल कमीशन तो वैसे ही एक अच्छा बस आप देखिए, एक तो ये हुकूमत के पास अभी तो खैर ये आ गया ना कुछ कहने के लिए कि इंतजार भी नहीं किया और आपने खत्म कर दिए, एक जवाब तो आने देते हमारी तरफ से। लेकिन आप बस आप समझते हैं ना कि ये मुमकिन जवाब यही आना था कि बताना था कि अदालत में मामला चल रहे हैं तो हम ये जुडिशल कमीशन नहीं बना सकते। ऐसा ही जवाब आना था ना हुकूमत की तरफ से। देखिए, कमीशन तो आप बना सकते थे, 26 नवंबर का कमीशन क्यों नहीं बना सकते थे? चले 9 मई पर आपका ये मौक़िफ़ है कि जी उसमें अव्वल तो जो चीज़ें अदालत में चल रही होती हैं उसके बावजूद भी कमीशन बन सकते हैं। उसमें अरशद शरीफ का केस हमारे सामने है कि अरशद शरीफ के केस में भी यही चीज़ें हुई थी। खैर एनीवे, असल चीज़ ये है कि मुझे लगता यही है कि दोनों तरफ से जो माइंडसेट था वो यही था कि अल्टीमेटली नॉन स्टार्टर था ये सारी चीज़ें। गवर्नमेंट चाहती तो कमीशन इस मुज़ाकरात शुरू होने से पहले भी बना सकती थी। कम से कम 26 नवंबर के मामले में तो उन्हें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थी। शायद उनकी पोजीशन ज़्यादा क्लियर होकर सामने आ जाती अगर वो 26 नवंबर पे कमीशन बना देते। लेकिन लगता ये कि दोनों तरफ के जो हार्डलाइनर्स हैं वो डोमिनेट कर गए। अब जो बैरिस्टर गौहर साहब ने रीज़न बताया वो मुख्तलिफ है, जो ख़ुद इमरान खान साहब ने अपने ट्वीट में तफसील से बताया वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसलिए कि और ऐसा लगता है कि या तो उन्होंने
वजह बानी पीटीआई ने बैरिस्टर गौहर को पूरी तरह नहीं की और उनसे बस जाके कहा कि कमीशन नहीं बना इसलिए मुज़ाकरात खत्म। लेकिन उनका ट्वीट देखें तो उसमें उन्होंने इस चीज़ का जिक्र ही उस तरह नहीं किया। उन्होंने तो मुज़ाकराती टीम के रुकन रज़ा साहब के घर पे या मदरसे पे छापे को रीज़न एक करार दिया और फिर ज़ाहिर उन्होंने जिस तरीके से बात की उससे वाज़ेह था। और जो इमरान खान साहब हमेशा से अनकंफर्टेबल हैं विद पीपल्स पार्टी और पीटीआई, और ये पहले दिन से नज़र आता है जब से उनकी सियासत का है। दो बातों में वो बहुत क्लियर है, हालांकि उसके बाद उन्होंने वो हिस्सा भी रहे, नवाज शरीफ साहब के साथ एक इत्तेहाद का हिस्सा भी रहे हैं दुख में। लेकिन इस वक्त एक हैं गवर्नमेंट ने, इरफान सिद्दीकी साहब को मैं कल सुन रहा था तो वो जिस तरह गुफ्तगू कर रहे थे, तो गवर्नमेंट ही क्लियर कर दे, बता दे कि वो कमीशन बनाना चाह रहे थे या नहीं बनाना चाह रहे थे। फिर टर्म्स ऑफ रेफरेंस डिसाइड नहीं हुए थे। तो ये सारी चीज़ें नज़र यही आ रहा था। और अब मुझे लगता ये है, आज कौमी असम्बली का आज मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास है, कई जो है बिल्स आने हैं, जिस तरीके से तेज़ी से चीज़ें जा रही हैं उससे लगता यही है कि अब शायद मुज़ाकरात ना होने के बराबर और दोबारा इस चीज़ का इम्कान बहुत कम नज़र आता है कि अच्छा मज़हर साहब ये भी बताइए कि गवर्नमेंट को अप्रूवल्स की ज़रूरत है, लग रहा है कुछ, मतलब आप देखें पावर कॉरिडोर्स की तरफ जा रही है ये बात, पावर कॉरिडोर्स की तरफ से कोई अप्रूवल्स ज़ाहिर चाहिए होंगे ना अगर जुडिशल कमीशन बनाएगा। मतलब अगर हकीकत पर मबनी बात की जाए, कुछ इख्तियार में तो है नहीं इस गवर्नमेंट के, तो उन्होंने कहीं और से ही पूछना है कि हमने क्या कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते, तो जुडिशल कमीशन इसलिए नहीं बन सकता, एज सिंपल एज दैट। अब अगर आप ये बात कर रहे हैं तो ये जो पैका ऑर्डिनेंस ये बिल लाया जा रहा है, इसके बाद आपको 3 साल की सजा हो सकती है। सही बात है सर, तो आजकल जरा सोच समझ के ही बोल रहे हैं हम सबको। सही बात। अच्छा आपने इसका जिक्र कर ही दिया अहमद साहब, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, आप जैसे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनको कंसर्न्स तो अपने हैं ना, सहाफ़ती तंजीमों ने एहतजाज भी किया है, इस मामले को अदालत भी लेकर जाएंगे, क्या कंसर्न्स हैं ये बताएंगे मज़हर साहब आप? देखिए ये सहाफ़ियों का इशू नहीं है, एक चीज़ को क्लियर कर लें, आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी इज़हार जो है वो सहाफ़ियों का मसला नहीं है, इंसान का मसला। आज़ादी इज़हार और आज़ादी सहाफ़त लोगों का मसला है, इसलिए कि आप आज़ादी इज़हार लोगों के लिए मांगते हैं। अब मसला ये है कि इस चीज़ को ये इन्होंने लंबा चौड़ा जो चीज़ें ली हैं वो किसी वक्त भी किसी को भी अपनी गिरफ्त में ला सकते हैं, और आम तौर पे जब हुकूमत होती है तो वो अपने मुखालफीन को ही टारगेट करती है, और ये हमारी तारीख़ रही है कि वो अपने मुखालफीन को टारगेट करती है। जो हुकूमतें हैं उनका सबसे बड़ा मसला ये रहा है, और मौजूदा हुकूमत भी इस लिहाज से कोई मुख्तलिफ नहीं है, कि वो ये भूल जाते हैं कि वो सारी ज़िंदगी हुकूमत में नहीं रहेंगे, फिर वो अपोजिशन में आएंगे। जब वो अपोजिशन में आएंगे तो उनको इसी तरह के कवानीन हर्ट करेंगे, इसी तरह के कवानीन उन पर लागू होंगे, उनके सपोर्टर्स पर लागू होंगे। सिर्फ इस चीज़ को ही जहन में रख लें तो उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि आज जो वो कानून बनाने जा रहे हैं, कल जब वो हुकूमत में नहीं होंगे तो ये कानून उनके गले पड़ेगा। हम फवाद चौधरी साहब जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से उनसे भी यही बात करते थे कि देखिए आज जो आप जिस तरह का मीडिया अथॉरिटी बनाने जा रहे हैं, और बाद में एक हियरिंग में हाई कोर्ट के एक जज ने उनसे ये कहा कि अगर उस वक्त वो अथॉरिटी बन जाती तो आज आप जेल में होते। तो ये जो इसी तरह मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड ही ये रहा है। 97 में उन्होंने सहाफ़ियों को धमकियाँ, उनके टेलीफोन टैप करना, एडिटर्स के टेलीफोन टैप करना, उनसे नौकरियों से निकलवाने पर दबाव डालना। फिर 2016 में वो पैका ले आए, पैका एक्ट ले आए, उसके तहत उन्होंने कई जर्नलिस्टों को और इंसानी हुकूक के जो लिए फ़ाइट करने वालों को जेलों में डाल दिया। अब वो ये वाला कानून लेकर आ गए हैं, इसके तहत भी यही सारी चीज़ें। सवाल ये है कि जो स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया है उसको तो आपने स्ट्रेटेजिक इदारा बना दिया, उसके बारे में कौन डिटरमिन करेगा कि वो जो हुकूमत बोल रही है वो फेक है या नहीं, इसका फैसला कौन करेगा? आप 8 फरवरी के इलेक्शन के बारे में 2 राय पाई जाती है ना। मेजॉरिटी राय ये है कि ये हुकूमत का मैंडेट ही नहीं था। अब अगर आप ये बात करेंगे तो ये फेक न्यूज़ होगी या रियल न्यूज़ होगी?
ये जो डिटरमिन करना है और ये जो कहना है कि वर्किंग जर्नलिस्ट इससे मुतासिर नहीं होंगे, ये बहुत एब्सर्ड सी बात है। दूसरी बात जो आपने भी उसमें की, मीडिया स्टेक होल्डर से जब बातचीत हो रही थी तो गवर्नमेंट ने ये बात की थी और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने ये कमिटमेंट दी थी कि वो इस ड्राफ्ट को असेंबली में पेश करने से पहले मीडिया स्टेक होल्डर्स से शेयर करेंगे। तो उन्होंने ये शेयर नहीं किया, जिसका उन्होंने एतराफ़ भी किया इस बात का। तो सवाल ये है कि इतनी जल्दबाजी क्या है, कौन सा दबाव है उनके ऊपर कि वो इसको शेयर नहीं करता। और मुझे अफसोस है कि पीपल्स पार्टी ने उसके हक में वोट दिया, जबकि पीपल्स पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड आज़ादी सहाफ़त के लिए निस्बतन बेहतर है और दूसरी जमातों के मुकाबले में। तो ऐसा क्या दबाव है, ऐसा क्या प्रेशर है कि जिसकी बिना पे हमारी सियासी जमातें इस मौजूदा सिस्टम को एक सिविलियन मार्शल लॉ की तरफ ले जा रही हैं। ये जो एक बहुत खौफनाक जो है चीज़ ले लाई जा रही है, जिसका शायद इनको अभी अंदाज़ा नहीं हो रहा। इन सबको, इन सारी हुक्मरां जमातों को अंदाज़ा होगा जब ये ऑपोजिशन में होंगी। तो इसके खिलाफ तमाम मीडिया स्टेक होल्डर्स, चाहे वो जर्नलिस्ट बॉडीज़ हों, एडिटर्स की बॉडीज़ हों, ओनर्स की बॉडीज़ हों, उन सब ने इसके खिलाफ मज़ाहमत का फैसला किया है। और हुकूमत अपनी ख्वाहिश पूरी कर ले, अपने तरीके से जिस तरह दबाव में लाना चाह रही है मीडिया को ले आए, लेकिन हम उसके खिलाफ उसी तरह लड़ते रहेंगे जैसे पहले लड़ते रहे हैं। सर ये भी बताइए मज़हर साहब दैट पीटीआई का जेयूआई के सरबराह से राब्ता हुआ, मौलाना फजलुर रहमान से भी राब्ता हुआ है, तो उनका क्या ओपिनियन है इस सारी चीज़ को लेके? सियासी मामलात की हम बात करें, सियासी मामलात की हम मजीद बात करें। जी जी जी। देखिए, जो मेरी इत्तलात है, मेरे ख्याल में जो तहरीक इंसाफ, क्योंकि पिछले 1 साल से उन्होंने जो भी तहरीक चलाई वो सोलो फ्लाइट थी। उन्होंने चाहे उन्हें धरना देने वाली बात हो या एहतजाज करने वाली बात हो, इसके बावजूद कि वो शुरू में 6 जमाती इत्तेहाद का हिस्सा थे, लेकिन तहरीक इंसाफ ने जो भी एहतजाज किया वो अकेले किया, उन्होंने दूसरी जमातों को मिला के नहीं किया। अब उनके अंदर ये ख़ास तौर पे 26 नवंबर के बाद ये रियलाइजेशन आई है कि सोलो फ्लाइट से हमें नुकसान होता है। लिहाजा उन्होंने वो जो एक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन बनाई हुई है, उसमें अब शाहिद खाकान अब्बासी और जो उनकी जो पार्टी है वो भी उसका हिस्सा बन गई है। तो अब वो ये चाह रहे हैं, मेरा ख्याल है इस पर वर्किंग हो रही है कि जो 8 फरवरी जो पहली एनिवर्सरी आ रही है इलेक्शन की, उस मौके पर उन्होंने एहतजाज की कॉल भी दी है। और गालबन अब जो तहरीक चलाने का प्लान कर रहे हैं वो मुश्तरका होगी, वो सिर्फ तहरीक इंसाफ की नहीं होगी। तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है सबसे बड़ी जमात है, तो मेजर पार्टी वही होगी। इसीलिए गालबन मौलाना फजलुर रहमान को भी मिलाने जा रहे हैं और शायद जमात इस्लामी से भी बात करने का इरादा रखते हैं। तो एक मुश्तरका जो है जमातों का, जो अपोजिशन की जमातें हैं, उनका इत्तेहाद बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि मुश्तरका तौर पे तहरीक चली जाए, जो कि मेरे ख्याल में ज़्यादा सियासी जो है वो हिकमत अमली होगी, क्योंकि अब तक सोलो फ्लाइट से उनको सिर्फ नुकसान हुआ है और सिर्फ पीटीआई उसका टारगेट बनी। मज़हर साहब ये भी बताइए, पीटीआई ने बैनुल अक़वामी सतह पर दबाव बढ़ाने का फैसला किया है, क्या ये बात मुस्तर साबित हो सकती है? जी मज़हर साहब, तहरीक इंसाफ ने बैनुल अक़वामी सतह पर, लाइक इंटरनेशनल फोरम्स पे भी अपना दबाव बढ़वाने की कोशिश की है। क्या ये मौसर होगा? ये हिकमत अमली आप देख रहे हैं ना कि जो उनका चैप्टर है वहाँ का, ओवरसीज चैप्टर है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आता है। देखें, ये सारी जमातें करती हैं, जब वो मुश्किल में होती हैं सारी जमातें इंटरनेशनल फोरम्स यूज़ करती हैं। मैं मिसालें दे सकता हूँ, बेशुमार मिसालें दे सकता हूँ। कौन सी जमात है जिसने इंटरनेशनल प्रेशर यूज़ नहीं किए वक्त की, जब वो मैं यही कह रहा हूँ ना कि ये सारी जमातें जब हुकूमत में होती हैं तो उनका नुक्ता नज़र बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, जब अपोजिशन में होती हैं तो मुख्तलिफ होता है। तो पीटीआई भी इंटरनेशनल प्रेशर, पीटीआई का ओवरसीज जो विंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरा ख्याल है इन जमातों से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है। एक ज़माने में MQM का बड़ा स्ट्रॉन्ग होता था ओवरसीज विंग, तो वो वही प्रेशर यूज़ कर रहे हैं। उन्होंने कल भी, आज मैं अभी अखबार में सुबह पढ़ रहा था कि कल भी उन्होंने वहाँ US कांग्रेस वालों से मुलाकात की है बाकायदा, और उनको पूरा ब्रीफ किया है
ह्यूमन राइट्स के हवाले से, इन सारे, क्योंकि वहाँ ह्यूमन राइट्स के इश्यूज बहुत होते हैं जी। तो गालबन वो कांग्रेस को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, कांग्रेसमैन को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। इससे पहले भी बहुत से कांग्रेसमैन ने एक लेटर लिखा था। तो वो इंटरनेशनल प्रेशर, ख़ास तौर पे उन्हें तवक्को है कि रिपब्लिकन्स जब आए हैं और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अमेरिकन प्रेशर जो है कम से कम इस हवाले से जो है वो इस्तेमाल होगा। और ये जो टॉक्स मुज़ाकरात ख़त्म किए गए हैं उसका भी एक मुझे ये लग रहा है। तो मुझे ये तवक्कुआत ज़्यादा है वहाँ उस तरफ तवक्कुआत ज़्यादा है। अच्छा, ये जो टॉक्स होती रही हैं अब तक हुकूमत और पीटीआई में, ये टॉक्स कम टिकटॉक ज़्यादा था। साहब दो चीज़ें बता दीजिएगा। एक तो फैसल वाडा के बयानात, कुछ लोग उनको लाइटली लेते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं भाई वो एक लाइन टो कर रहे हैं और जो बात वो कर रहे हैं वो बड़ी, उसमें बड़ी वो सीरियस बात होती है। तो वो कह रहे दोनों ही नहीं चाहते, हुकूमत भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आए। एक ये बात, और दूसरा मलिक रियाज बयानात दे रहे हैं और वो कह रहे हैं मेरे पास बहुत कुछ है, अगर मैंने ये कर दिया, ये कह दिया तो फट पड़ूंगा, तो बहुत कुछ हो जाएगा। इन दोनों पे कमेंट कर दें आप, ये क्या समझते हैं इसकी टाइमिंग और सिग्निफिकेंस? देखिए, फैसल वाडा जो है वो एक फ्रीलांसर हैं और फ्रीलांसर अंदाज में वो स्ट्राइक करते हैं। उन्होंने अपने आप को ये साबित कर दिया है कि वो जो भी बात कर रहे हैं वो मुक़्तदरा के बहुत करीब तरीन लोग हैं। अब ये हमारा पॉलिटिकल डायलेमा है कि हम इस चीज़ पर प्राउड फील कर सकते हैं कि हम उनकी लाइन टो कर रहे हैं, जिनका मेरे नुक्ता नज़र से सियासत में अमल दखल नहीं होना चाहिए। दूसरी, मलिक रियाज साहब ये सब कि मेरे पास बहुत कुछ है। भाई बहुत कुछ है तो बता दें, उसमें हर्ज क्या है? आप बताएं, खुलकर बात करें। उसमें ये जो कारोबारी लोग होते हैं ये बात भी कारोबारी अंदाज में करते हैं और ये इनकी टॉप प्रायोरिटी इनका कारोबार होता है। बदकिस्मती से 80 की दहाई के बाद से हमारी सियासत कारोबार की सियासत हो गई है। जो नवाज शरीफ साहब पॉलिटिक्स में आए, जो लोग उनको लेकर आए पॉलिटिक्स में, उनको उनके जो वालिद थे मियां शरीफ मरहूम, उनको बाकायदा ये कहा गया था, जिन लोगों ने, जिसमें जनरल जिलानी भी शामिल थे, ब्रिगेडियर क़य्यूम भी शामिल थे, ये सारे लोगों ने उनसे कहा कि जी आएँ आप सियासत करें। और उनका, क्योंकि उनका शरीफ फैमिली का सियासत से कोई अमल दखल था नहीं, उनको ज़बरदस्ती सियासत में लाया गया क्योंकि पीपल्स पार्टी को काउंटर करना था पंजाब में। और बाकायदा वो आरआई तो थे ही ज़िया साहब, ये जो शरीफ थे ये कश्मीरी थे, तो वहाँ ये दो जो कास्ट हैं ये वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं पंजाब की पॉलिटिक्स में। तो उस वजह से, तो उसके बाद से हमें पाकिस्तान की सियासत में कारोबार बहुत नजर आता है। हमारी सियासत कारोबारी सियासत हो गई है और इसमें मलिक रियाज साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वो तो कहते रहे हैं, बहुत से उनके जहाज और हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल होते रहे हैं। तो जब वो ये सब चीजें बताएंगे तो फिर ये भी बताएं वो कि ये जो पूरे बहरिया टाउन के प्रोजेक्ट्स हैं ये किस तरीके से लीगल्स हैं, किस तरीके से कानूनी हैं, ये सारी चीजें बताएं। किस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, माजी के जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हैं या माजी की हुकूमतें हैं। आपका पैर भी बाउंड्री रोप को छूता जा रहा है, इसलिए यहाँ पे रुकते हैं। बात जब निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। बाउंड्री रोप को छू रहा है बस आपका पैर, तो हम आपसे इजाजत लेते हैं सर। यही है, हमें दूसरे को कहीं रुकना पड़ेगा, हमें बहुत शुक्रिया, बचाना पड़ेगा। तो हम इधर ये इख्तिताम करते हैं इस गुफ्तगू का। मजहर अब्बास साहब, सीनियर एनालिस्ट, आपका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेना हमने, मजे की बातें करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे नाजरीन, कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। अब टाइम हुआ है ओवरसीज पाकिस्तानियों की जर्नी का। जनाब, आज हमारे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खातून मौजूद हैं। मनाल इकबाल इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से उनका ताल्लुक है। उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम मनाल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।
एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों से मिलके। मुझे पता है आपको खुशी हो रही है हमसे मिलके। मुझे ये बताइए मनाल, किस तरह का सोशल मीडिया कंटेंट आप क्रिएट करती हैं और क्या विजन रखती हैं, किस चीज़ को ज़्यादातर टारगेट ऑडियंस आपकी है? अच्छा, ये थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। मेरा जो कंटेंट है उसमें मैं ज़्यादातर फोकस ये करती हूँ कि मैं सोशल इश्यूज हाईलाइट करूँ, ओवरसीज पाकिस्तानीज के, इंडियन माइग्रेंट्स के, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी कम्युनिटी है और काफ़ी इंटीग्रेटेड है पाकिस्तानी कम्युनिटी से। तो उनके इश्यूज हैं लोनलीनेस पर, जो कल्चरल शॉक्स आते हैं बाहर जाके, जो जॉब लेने में इश्यूज आते हैं, जो माइंडसेट होता है कि प्रोफेशनल जॉब होनी चाहिए, यानी कि हम, क्योंकि हम एक सर्टेन सेटअप से आते हैं ना, एक माइंडसेट के साथ आते हैं। तो जब आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं तो आपको वहाँ पे बहुत ज्यादा कल्चरल शॉक्स मिलते हैं। बिल्कुल। तो मेरा कंटेंट का फोकस यही होता है कि मैं उनको इस तरह की बातों पे एजुकेट करूं कि वो किस तरह से एक न्यू सोसाइटी में, हम डेफिनेटली हम वेस्टर्न कल्चर में आते हैं तो हम एक अपनी सोसाइटी खुद बनाते हैं। जो हम माइग्रेंट्स होते हैं, हमारा एक अपना लाइफस्टाइल होता है जो एक मिक्स होता है वेस्टर्न का और पाकिस्तान की हम चीजें जो अडॉप्ट की होती हैं। तो उसमें आप कैसे आके सेटअप, किस तरह आप सेट हो, अकोमोडेट कैसे हो, उसको कंफर्ट जोन कैसे बनाएं, क्या प्रॉब्लम। बिल्कुल। अच्छा, ये भी बताइए कि आपका जो इंस्टा का जो अकाउंट है वो देख के अंदाजा होता है कि आप फैशन से भी और ड्रेस डिजाइनिंग का भी आपको शौक है, तो इस तरफ भी ये कोई रुझान है इस तरफ? देखिए, ये तो एक आपका, ये तो एक हर बंदे की पर्सनालिटी होती है कि वो अपने आप को किस तरह से अपना सेटअप रख रहा है, अपने घर को कैसे सजा रहा है, कपड़े कैसे पहन रहा है, रंग कैसे चूज कर रहा है, किस तरह अपने आप को कैरी कर रहा है। ये तो एक पर्सनल चॉइस होती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब स्पेशली आप जैसे कि बाहर वेस्टर्न कंट्रीज में आप उठ बैठ रहे हैं तो आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल। आप पाकिस्तानी हैं, मैं ऑफिस जाती हूँ तो अगर मैं जैसा तैयार होके अपना जो हाइजीन लेवल करती हूँ, जो मेरी ड्रेसेस चॉइसेस होती हैं, जिस तरीके से मैं कम्युनिकेट करती हूँ, जिस तरह मैं हर चीज़ को प्रेजेंट करती हूँ कि एक छोटा सा आप खाने की डिश भी बना के ले गए तो उसको अच्छी तरह से तैयार करके सजा के एक छोटी सी चीज़ को भी आप बहुत ब्यूटीफुली प्रेजेंट करते हैं। और मुझे ऐसा प्रेजेंटेशन इज एवरीथिंग। आप अपने कल्चर को, अपनी सोसाइटी को आप शो करें कि वो अंदर से इनसाइड कैसी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी सोसाइटी इतनी, हमारे चीजें इतनी फेमस नहीं है ओवरऑल द वर्ल्ड के लोग सफीर है, एम्बेसडर के तौर पे। हाँ, टीवी देखें तो उनको पाकिस्तानी कल्चर का अंदाजा, जिस तरह हम अमेरिकन कल्चर हमें नजर आ जाता है हम टीवी शो से, या इंडियन कल्चर नजर आ जाता है बॉलीवुड मूवी से। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम पाकिस्तानी जब खुद उठते बैठते हैं तो उनको फर्स्ट टाइम पता चलता है कि पाकिस्तानी ऐसे होते हैं। तो अब मैं यहाँ आके ज्यादा केयरफुल ऐसे अच्छे होते हैं पाकिस्तान, अच्छे होते हैं। हाँ। बिल्कुल। कौन से मौकों पे सबसे ज्यादा याद करती हैं मनाल पाकिस्तान को? फैमिली आपकी यही है, पाकिस्तान में है, कितना विजिट करती हैं, जरा बताइएगा हमें। हाँ, मैं विजिट तो ज्यादा नहीं कर सकती क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत दूर है पाकिस्तान से, एक लग जाता है सफर में, खासतौर पे बच्चे के साथ ट्रैवल करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो मेरी कोशिश ये होती है कि कोई आ जाए मेरे घर से यहाँ पे और मेरे साथ टाइम स्पेंड। That's so convenient। हम नहीं आ सकते भाई, बहुत दूर है। आप आएंगे, हम आएंगे तो आप क्या पकाएंगी ये बताएं, हमारे लिए क्या बनाया तैयार? हम यहाँ पका के इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि आप जो कहेंगे हम पका देंगे और जल्दी पकाएंगे। जबरदस्त। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान इज लाइक अ होम। आप अपने मुल्क छोड़ के जब जाते हैं ना, घर आपका पाकिस्तान ही होता है। दैट फीलिंग आपको उसी वक्त आती है जब आप पाकिस्तान ही जाते हैं। तो आपका मैं सवाल का जवाब दूं कि आप कब कब मिस करते हैं? आप मेरे ख्याल से हर वक्त ही मिस करते। फ्राइडे नाइट आती है, आपका दिल करता है कि आपके घर वाले यहाँ होते हैं, आपकी नंद होती है, आपकी मॉम होती है, आपके बहन, आप उनके पास विजिट करते। यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी नहीं होती। आप यहाँ पे ऑन योर ओन और आपके पास जो फ्रेंड्स का सर्कल। अच्छा मनाल, ये भी बताइए, आपने कहा आपके बच्चे हैं, आई डोंट नो आपके कितने बच्चे हैं? मेरा एक बेटा है 10 साल का। एक बेटा है 10 साल का, वो स्कूल जाता है डेफिनेटली। तो उस एजुकेशन सिस्टम में आप क्या देखती हैं वेरी डिफरेंट जो आप अप्लाई करना चाहेंगी पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में? बिकॉज ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन सिस्टम इज फैंटास्टिक। बिल्कुल, क्योंकि वो
असेस करते हैं कि बच्चा क्या चाहता है और उस हिसाब से उसको पढ़ाते हैं। स्टूडेंट बेस्ड लर्निंग कहते हैं स्टूडेंट बेस्ड जी बिल्कुल, इट्स फॉर द बिल्कुल। स्टूडेंट, द करिकुलम इज डिराइव्ड फॉर द स्टूडेंट। उनका पर्पस होता है कि स्टूडेंट कॉन्फिडेंट हो, उसका स्ट्रेस लेवल ना बढ़े, वो इंजॉय करे अपनी जिंदगी, तो वो उसको उसी हिसाब से उसको पढ़ाते हैं। और कुछ ऐसा है जो आप चाहती हैं कि ये ना होता, काश ये यहाँ पर ना होता और इससे मुझे बचाना पड़ रहा है अपने ये औलाद बेटे को। को औलाद ऑस्ट्रेलिया में जी ऑस्ट्रेलिया में ऐसा क्या नाम? अपना कल्चर नॉर्म्स, कभी कभार हम देखते हैं ना कि उनकी नॉर्म्स मुख्तलिफ हैं और बड़े पेरेंट्स कंसर्न होते हैं कि यार ये अगर इस माहौल में चला गया तो फिर रूट्स उसकी भूल नहीं, जाएगा। ऐसा नहीं है। ऐसा आपको नहीं। पता है, मैं खास ऑस्ट्रेलियन जो सबब जिसमें रहती हूँ वो एक ईस्टर्न सबब है जहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी है ही नहीं। शायद मैं होंगी माइग्रेंट कम्युनिटी में, मैं ही होंगी Right. ज्यादातर। यहाँ पे ब्रिटेन से आए हुए 60-70 इयर्स पहले ग्रीक कम्युनिटी वो सेटल्ड है। जब देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल हमारी तरह ही उनकी वैल्यूज हैं। फैमिली सिस्टम जो हम मीडिया में देखते हैं वो बहुत डिफरेंट है कंपेयर टू व्हाट जब आप उनको देखते हैं कि जिस तरह वो अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, जिस तरह वो केयरफुल होते हैं कि हमारी बेटियां हैं तो उनका एक सर्टन प्रोटोकॉल्स हैं, बेटे हैं तो उनके लिए। इस सोसाइटी में भी यही है, पर ये कि जब हम दूर से देखते हैं तो हमें मीडिया में कुछ और नजर आता है। कुछ और सही। मनाल, वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड वी होप आप जैसी खवातीन बेहतरीन रेप करें पाकिस्तान की जैसे आप कर रही हैं, एंड वी विश यू ऑल द लक। जी, तो ऐसे ये ही है। ओवरसीज पाकिस्तानीज का सेगमेंट हो गया, उनकी बिल्कुल। पार्टिसिपेशन हो गई। और अब हम जरा थर का सराय थर का रुख करते हैं Yes. जो कि बड़ा अमेजिंग है और थर इससे desert। मुताल्लिक अब सयाहत को लेकर भी कुछ तरजीहात, बहुत ही अच्छी तरजीहात नजर आ रही हैं सिंध हुकूमत की तरफ से। सयाहत के फरोग के लिए बड़ा कदम उठाया गया। थर के खूबसूरत सहरा की सैर के लिए थर डेजर्ट ट्रेन सफारी के आगाज का फैसला किया गया है। और अब हाँ, ये मनाजिर भी दिखाएं ना थर के, नजर आए सबको कितने अट्रैक्टिव और कितने अमेजिंग, कितने जबरदस्त। थर्ड डेजर्ट ट्रेन हर हफ्ते को कराची से रवाना होगी और डेजर्ट ट्रेन हैदराबाद, मीरपुर खास, खोखरा पार तक की जाएगी। और डेजर्ट ट्रेन सफारी पर जाने वाले सयाह रात सहराए थर में कैंपिंग भी करेंगे। क्या बात है। हम हमेशा देखते थे दुबई में ऐसी चीजें होती है, उनका जो डेजर्ट है उस पर सफारी होती है, फिर कैंपिंग होती है, तो वी डोंट हैव टू गो टू दुबई एनी मोर। दुबई इज गोइंग टू कम टू पाकिस्तान। जी, और 2 बिजनेस क्लास कोचेस पर मुश्तमिल ये सफारी ट्रेन होगी। इतवार को वापस कराची पहुंचेगी। महकमा सयाहत ने वजारत रेलवेज के साथ इब्तदाई ये बातचीत की है और मुकम्मल कर लिया है। कराची थर्ड डेजर्ट ट्रेन सफारी का आगाज फरवरी से मुतवक्के है। तो ये आप सराय थर में देख रहे हैं, मुख्तलिफ रंग हैं। अच्छा, सराय थर के अगर रंगों की हम बात करें तो सबसे पहला इनका अटायर आप देखें, कितना रंगीन, कितना ब्यूटीफुल, कलरफुल, और इसमें एक हिस्ट्री नजर आती है, यानी सभ्यता कहते हैं ना। एक कुछ वर्ड ऐसे होते हैं मुख्तलिफ जबानों के कि वही फिट इन करते हैं। हाँ। तो वो सभ्यता एक सभ्यता नजर आती है। बिल्कुल और ऐसे ही। फिर आप ये जो लैंडस्केप देखे थर का, कि कहीं एकदम ग्रीनरी, सब्जा आ जाता है और हर चीज सरसब्जो शादाब हो जाती है। मोर डांस करने लगते हैं और ये खास बनावट के जो घर हैं, ये जो कैमल्स हैं, ये कैमल्स के साथ जिस हम तरह जब ये कल कंटेंट रेडी कर रहे थे तो हम ये भी डिस्कस कर रहे थे कि थर का एक इमेज है जो लोगों के जहनों में है कि जी वो डेजर्ट है एंड इट्स ऑल ब्राउन, जबकि एक सर्टेन एरिया थर का जो है वो एक सर्टेन टाइम पे बिल्कुल लश ग्रीन होता हो है जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। और काफी इसके दीगर सिंध इलाके का हर इलाका बड़ा खूबसूरत है और सिंध तो सूफिया कराम की धरती गोरख भी है। हिल्स तो गोरख बहुत हिल, मशहूर बिल्कुल है। ऐसे ही है। गोरख हिल्स भी और है। देखिए ना, शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की धरती है ये सिंध। इसकी क्या ही बात है। और फिर हम थर के खानों की बात करें, इनके डिशेस की बात करें तो वो भी अपनी नौयत आप मुनफरिद, जबरदस्त। और फिर थर में जो ये आप देख रहे हैं बाकायदा जबरदस्त से घर जो एक तरीके के बनते हैं, और फिर ये प्लांट्स, अलग किस्म के कैक्टस की भी अपनी एक और खूबसूरती ये है। बात है ज़ुहैब कि हमारे पास इतने अनबिलीवेबल एरियाज हैं, टेरेन्स हैं। हुकूमत अगर ये कर रही है तो ये दिस इज द बेस्ट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि हमारी धरती जो है वो किसी धरती से कम नहीं है। की उसको धरती सिर्फ मोहब्बत करने वालों रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है। मोहब्बत करने वालों की धरती है, अकोमोडेटिव धरती है। बिल्कुल जी। एक छोटी यहाँ सी जो भी आता है से घुल मिल जाता है और रन मिल जाता है। ओके ओके वी गेट इट। ओके ज़ुहैब, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है नाजरीन, कहीं मत जाइएगा, हमारा फिलोसोफर जाग रहा है। विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक नाजरीन। कराची में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं किडनैपिंग के, चाहे वो बच्चे हों बच्चियां हों, हमें बहुत इस पे एहतियात रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल। कराची के 7 साल अभी सारिम का जो वाक़या हुआ, सारिम का कत्ल किया गया, अब कातिल की तलाश जारी है और ज़ेर हिरासत 7 मुश्तबा अफराद के DNA नमूने लैब भिजवा दिए गए हैं। पुलिस हुक्काम ये बताते हैं कि तहकीकाती टीम ने इब्तदाई पोस्टमार्टम से मुताल्लिक़ डॉक्टर से मुलाकात की है, जिसमें इब्तदाई पोस्टमार्टम और शवाहिद के हवाले से डॉक्टर्स की राय भी ली गई है। ज़ेर हिरासत अफराद में 3 चौकीदार हैं, एक अजीज़ जो रिश्तेदार है उनका वो है, फ्लैट का मकीन है, मदरसे का कारी और वॉलमैन जो कि पंप ऑपरेटर जो पानी वगैरह की सप्लाई वगैरह में शामिल होते हैं, तो वो शामिल है। हुकाम का ये कहना है कि मुल्ज़िमान के DNA नमूनों की रिपोर्ट्स, पुलिस सर्जन की केमिकल रिपोर्ट्स का इंतजार है और DNA रिपोर्ट्स और केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट आने के बाद तफ्तीश में पेशरफ्त होगी। जी। और कराची में 14 जनवरी से लापता 2 बच्चों का ताहाल पता नहीं चल सका है। तो अच्छा, मुख्तलिफ के वाक़यात जी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और जो हमने ये भी देखा कि एक फुटेज आई कि वो बच्चों को 2 बच्चों को एक पेरेंट्स उठा के मतलब बाइक पे लेके जा रहे हैं और सोशल मीडिया में वो वही फेक न्यूज़ की जब हम बात करते हैं कि हम उनको ऑल्दो हम सर्कल करके वो फुटेज बार बार दिखा रही थी कि वो 2 बच्चे अगवा जो हुए हैं वो ये लेके जा रहे हैं, एक खातून है और एक मर्द हजरात हैं, लेकिन फिर पता चला कि वो एक्चुअली उनके अपने बच्चे हैं जिनको वो लेके जा रहे हैं। सो CCTV फुटेज के जरिए ये फुटेज निकली। वाकयात भी हो रहे हैं, लेकिन ये कि एक फेक न्यूज़ का भी सिलसिला जारी है। बिल्कुल। इसी के इस पे ज़्यादा रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ कराची फैसल शकील साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब, ये बताइए कि ये कराची में हालात रोज़ दिन ब दिन और वर्स होते जा रहे हैं व्हेन इट कम्स टू चिल्ड्रंस किडनैपिंग, तो क्या हिकमत अमली की जा रही है इस बारे में, ज़रा हमें बताइए। जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कराची के आदादो-शुमार के मुताबिक कि अब तक जो है वो क्या सूरत हाल रही। रवा साल में जनवरी में आज तक की तारीख तक 9 बच्चे जो है वो शहर से मिसिंग हुए, जिसमें से 3 का ताहाल जो है वो अभी तक पता नहीं चल सका है, जबकि बाकी दीगर बच्चे जो है वो वापस आ गए हैं। कुछ जो है वो घर से नाराज़ होके भागे थे, कुछ जो है वो मिस हो गए थे, तो ये बाकी आ गए। सिर्फ 3 जो है वो बच्चे इस वक्त लापता है, जिसमें से 2 तो गार्डन के हैं जो कि गार्डन के इलाके से लापता हुए थे, जिसका जिक्र आपने भी किया कि एक CCTV फुटेज जो है वो चलाई गई थी और पुलिस की जानिब से ये भी कहा गया था कि वालिदैन ने ये बताया है कि ये उनके बच्चे हैं, जिसे मोटरसाइकिल पर सवार जो एक खातून एक मर्द है वो लेके जा रहे हैं। जब इसकी तहकीकात की इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि वो एक क्लिनिक में गए थे, वहाँ पर ये उनके अपने बच्चे थे और क्लिनिक वालों ने भी निशानदेही की। जब वालिदैन ने मुलाकात की तो उन्होंने ये कहा कि ये हमारे बच्चे नहीं है। तो अब पुलिस जो है वो उन दोनों बच्चों को तलाश जो है वो ये कर रही है कि जो गार्डन का इलाका है, लियारी का इलाका है, नहीं फैसल, ये यानी दोनों बच्चे लापता है, क्योंकि ये तो ऐसा लग रहा था कि फेक न्यूज़ है, वालिदैन ने कह दिया कि हम ही लेके जा रहे थे इन बच्चों को। नहीं, असल में ज़ुहैब मैं आपको ये बताऊं, जो 2 बच्चे लापता हैं अलियान और अली, वो लापता हैं, अभी तक वो मिसिंग में हैं, जबकि उनके शुबे में एक फुटेज जारी की गई थी कि इन दोनों बच्चों को कुछ नामालूम औरत और मर्द जो है वो बाइक पे लेके जा रहे हैं। तो वो मुल्जिमान बाकायदा जो है वो एक गैर एलानिया तौर पर तसव्वुर किए गए थे और उनकी तलाश शुरू कर दी गई थी कि ये खातून और मर्द जो है ये इन बच्चों को अगवा करके लेके जा रहे हैं। जब उनकी तहकीकात हुई तो ये पता चला कि ये बच्चे जो लेके जा रहे हैं ये वो आलियान और अली रजा नहीं है, वो उनके अपने हैं। वो मियां बीवी थे और वो अपने बच्चों को जो है वो क्लिनिक लेके गए थे किसी वैक्सीनेशन, लेकिन लापता है 2 बच्चे गार्डन से। जी हाँ, गार्डन के इलाके से जो बच्चे हैं अलियान और अभी तक वो लापता है। अभी तक हुकूमत जो प्रॉपर पुलिस है, इन्वेस्टिगेशन टीम्स हैं, उनकी तरफ से क्या अपडेट आई है? और ये हालात वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, कोई रिंग है क्या कुछ समझ नहीं आ रही कि इस पे आपकी क्या राय होगी कि ये हो क्यों रहा है और इतने ज़्यादा केसेस क्यों आ रहे हैं बच्चों की गुमशुदगी के? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये वजाहत करूं कि सोशल मीडिया पर चलने वाली बेशतर खबरें फेक हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है कराची की वो ये है कि इस वक्त शहर से 3 बच्चे जो है वो लापता हैं और एक जो है वो सारिम
जिसका मर्डर हुआ है, जो कि नॉर्थ कराची के इलाके का था। पहले तो मैं उसकी इन्वेस्टिगेशन के हवाले से बताऊं कि उसमें फिल वक्त तक कोई पेशरफ नहीं हुई है। 9 अफराद पुलिस ने हिरासत में लिए, जैसे कि जोहेब ने बताया, जिसमें वॉलमैन चौकीदार उनका रिश्तेदार है। उनके डीएनए के सैंपल लिए गए हैं, वो मुश्तबा थे, सस्पेक्ट थे, उनके बयानात कुछ जो है वो पुलिस को नहीं वो हो रहे थे आइडेंटिफाई, इस पर जो है उन्हें हिरासत में लिया गया है। उनकी रिपोर्ट्स आएंगी और सारिम की केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट आएगी, उसके बाद जो है वो पता चल सकेगा कि मुल्जिमान ये इनमें से कोई है या नहीं। तो इस वक्त तक कोई मुल्जिम जो है वो अच्छा फैसल, एक और चीज अभी ये खबर आई है, इसको भी आप तस्दीक इसकी करें। गुलशन इकबाल से एक बच्ची लापता हुई थी और फिर वो नौशर और फिरोज से मिली और गार्ड इसमें मुलव्वस था, तो इन वाकयात से कोई ट्रेस मिल रहा है? देखिए मैं आपको बताऊं, जब जोहेब आपने बताया ना कि वो खातून और मर्द की जो मोटरसाइकिल पे फुटेज आई थी कि ये बच्चों को अगवा करके लेके जा रहे हैं, उसके बाद जो है वो एक पैनिक की सूरत हाल थी शहर में कि कौन सा ऐसा ग्रुप है, कौन से ऐसे मियां बीवी है जो कि इस तरह से बच्चों को अगवा कर रहे हैं। और ये सोशल मीडिया पे देखिए, शहर से रोजाना मैं बताऊं आपको 3-4 बच्चे मिसिंग होते हैं जो कि मिल जाते हैं। कुछ बच्चे नाराज होके जाते हैं और कुछ जो है वो आ जाते हैं। जिस तरह की सूरत हाल बताई जा रही है ना, वो हकीकत नहीं है। इस वक्त जो है वो गार्डन के इलाके से 2 बच्चे जो है अलियान और अली रजा, ये जो है अगवा हुए हैं, लापता हुए हैं और इनकी तलाश के लिए पुलिस जो है वो सरतोड़ कोशिशें कर रही है। एसएसपी आरिफ अजीज है, उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने बताया 3 दिन से यहाँ गार्डन के इलाके में जो कि नदी नाले हैं, यहाँ पर इनके सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। फैसल शकीर, ब्यूरो चीफ कराची, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे ज्यादा जो मतलब ब्लेम भी ऐसे मौकों पे क्या करे, लेकिन पेरेंट्स को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके बच्चे विदाउट एनी अडल्ट कहाँ जा रहे हैं, आगे गलियों में बिल्कुल ऐसे। और फिर देखिए इसमें वाकयात तो हो रहे हैं, रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है इनको, ताकि इन्वेस्टिगेशन क्या हो रही है पता चले। लेकिन इसके साथ साथ फेक न्यूज़ प्लीज़ बराए मेहरबानी, अब तो ये ज़रा एक एक्ट भी आ गया है, तो ज़रा एहतियात बरतें। ये हिजान किसी कैफियत फैलाना ये कोई अच्छी बात नहीं है, सिर्फ लाइक्स के लिए कि आप एक शहर में ऐसी कैफियत पैदा कर दें कि बच्चे अगवा होते जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे, ऐसा नहीं है। हकीकतन कुछ और होता है, तो पहले ऑथेंटिकेट करें खबर को और उसके बाद उसको अगर आपने रिपोस्ट करना है तो फिर वो आप उसको शेयर करें जज्बे के तहत। बिल्कुल, जहां हम बच्चों की बात कर रहे हैं उधर ही बच्चों से रिलेटेड अनबिलीवेबल कंटेंट बिलाल मकसूद का ये गिफ्ट है हमारे बच्चों के लिए। उसका नाम है पक्के दोस्त। पक्के दोस्त आप देख सकेंगे एवरी सैटरडे और संडे दोपहर 12 बजे। पक्के दोस्त एक ऐसा कंटेंट है जो उर्दू ज़बान को, हमारे कल्चर को, हमारी वैल्यूज़ को इनकॉर्पोरेट करता है और हमारे बच्चों के लिए उर्दू कंटेंट जो है वो बहुत कम नजर आता है। तो इस मुनफरिद शो में बारिश के बारे में बच्चों को बताया जाएगा कि बारिश कैसे होती है, क्या प्रोसेस है, जलेबी कैसे बनती है, जलेबी का टेस्ट जब आता है मुंह में तो क्या फीलिंग होती है, क्या तासुरात होते हैं, हुरूफ तहज्जी भी मुनफरिद अंदाज में सिखाए जाएंगे। और सारी बच्चा पार्टी ये सुन ले गौर से कि 365 न्यूज़ के लिए खुसूसी शो बना है, आपके लिए बना है, तो इसको मिस आपने बिल्कुल भी नहीं करना। बड़ा मजे का इंटरेस्ट है। बच्चे क्या, हम जैसे बड़े बच्चे, हम भी बच्चे हैं, हम भी अपने अम्मी अब्बू के बच्चे। बिल्कुल जी, पेरेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये था पक्के दोस्त की आपको रिमाइंडर। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, कहीं मत जाएगा। वील बी बैक विथ मोर न्यूज़ एंड व्यूज। हमारे साथ जनाब, वेलकम बैक। एक कंट्री की जो यूथ होती है वही उसका फ्यूचर होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। जब हम किसी मुल्क की तरक्की की बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा किरदार उस मुल्क की यूथ का होता है कि वो कितना पार्टिसिपेट कर रही है उस मुल्क की तरक्की में, कितना इन्वॉल्व है। मुल्क में जो भी हो रहा है, गवर्नमेंट किस तरह चलाई जा रही है, उस पर यूथ का एक नज़रिया है। वो क्या सोचते हैं, अपने राइट्स के बारे में अवेयर हैं या नहीं है, एहतजाज का तरीक़ाकार उनका क्या होगा, क्या उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। तो इस सिलसिले में नौजवान नस्ल की फलाह और तरक्की व तामीर की जानिब हुकूमत ने एक कदम उठाया है, अच्छा इनिशिएटिव लिया है। नेशनल यूथ काउंसिल का क़याम किया गया है, जिसका मकसद है कि पाकिस्तान भर से गैर मामूली सलाहियतों के हामिल जो नौजवान हैं उनको रोज़गार के मौक़े दिए जाएँ और मुख्तलिफ जो भी वो अपने करियर से मुताल्लिक कोई गाइडेंस चाहते हैं या फिर कोई सपोर्ट चाहते हैं, मॉनिटरी टर्म्स में सपोर्ट चाहते हैं, अपनी तालीम से मुताल्लिक कोई सपोर्ट चाहते हैं, हुनर को अपने मज़ीद बेहतर बनाने के लिए, तो उसमें उनको भरपूर
मुआवनत फराहम की जाए। ये मशावरती जो इदारा है ये नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और पाकिस्तान की तरक्की में उनके फ़ाल किरदार को फ़रोग देने, जैसे हमने कहा कि अगर फ़ाल किरदार अदा करना है नौजवानों को तो फिर नौजवानों पर तवज्जो देनी होगी, उनकी बात सुनना होगी। एक खास बात यह है कि नौजवान क्या कह रहे हैं ये बात सुननी होगी और उसके बाद ही आप उनके मसाइल हल करने की तरफ जाएंगे। तो हमारे साथ हमने शो में हिस्सा बनाया कुछ नौजवानों को ही जी बिल्कुल हमारे साथ इस इशू पे बात करने के लिए मौजूद है खास मेहमान। सबसे पहले तो बिस्मा कमर, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूथ काउंसिल देखती हैं, और फहद शफीक साहब हैं, कोऑर्डिनेटर प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम सिंध। अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि हमें वक्त दिया। अच्छा, NYC में आप लोग का इंतखाब कैसे हुआ? बिस्मा पहले तो हम आपसे पूछेंगे, फिर फहद साहब की तरफ भी जाएंगे। Thank you so much for having us on the show. And I was born and I was raised in New York. And जिस तरीके से आप academics और अपनी चीज़ों को लेके चल रहे होते हो आप करते हैं, but I was involved in a few activities in Pakistan. एंड इसी उसमें आई हैड अ विजिट विद राना मशहूद खान, एंड उस विजिट में उन्होंने इसका मुझे बताया कि वी आर फॉर्मिंग अ नेशनल यूथ काउंसिल एंड इफ़ यू आर अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम US, व्हाई डोंट यू ब्रिज द गैप? तो आप पाकिस्तान और USA के यू कैन बी द रिप्रेजेंटेटिव टू मेक थिंग्स मोर एक्सेसिबल। बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। क्या बात है। अच्छा, नहीं आप बताइए, आप कोऑर्डिनेटर भी हैं, तो ये एक तो आइडिया कहाँ से कंसीव किया? इस किस्म के मुख्तलिफ नौइयत के प्रोग्राम्स आते रहे हैं यूथ को लेकर, इसमें क्या ऐसी खास बात है और क्या फोकस किया जाएगा? आपने पहले ज़रा सर्विस किए होंगे, आपने रिसर्च की होगी कि यूथ के अब मसाइल इस दौर जदीद में क्या है, ज़रा बताइए इस बार। थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने इस यूथ नौजवानों के मसाइल को उजागर किया सबसे पहले तो। और दूसरी चीज़, जैसे आपने बोला कि देखिए मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि PMLN की जब भी गवर्नमेंट आई है, चाहे वो पंजाब में हो चाहे वो फेडरल में हो, उन्होंने यूथ को टेकअप किया है और उनको अपॉर्चुनिटीज़ फराहम की हैं कि वो आके अपने कैरियर को बिल्ड कर सकें, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो किसी भी डोमेन में हो। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं नेशनल यूथ काउंसिल की, तो प्राइम मिनिस्टर का एक बहुत विजन है कि यूथ एम्पावरमेंट, और जिसको लेके जब से हुकूमत हमारी आई है फेडरल में कोई तकरीबन 9-10 महीने हो गए, वो यूथ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और आप सब जानते ही हैं कि राना मशहूद साहब जो कि पंजाब में भी यूथ मिनिस्टर रह चुके हैं 10 साल उनके साथ, और उन्होंने उस वक्त भी यूथ को एम्पावर किया पंजाब की। इसी तरीके से अब वो दोनों मिलकर, और राना मशहूद साहब बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। ये एक आइडिया जनरेट हुआ कि यूथ को पॉलिसी मेकिंग में लेके आना चाहिए। 15 साल से 29 साल तक के लोगों को, नौजवानों को, ये एक नेशनल यूथ काउंसिल बनानी चाहिए जिस पे वो एडवाइजरी बोर्ड की तरह प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठे और यूथ के जो इश्यूज हैं उसको केटर करें, यानी ताकि पार्लियामेंट में जो कानून साजी हो वो डेफिनेटली वो कैबिनेट की मीटिंग में भी बैठे, कैबिनेट की मीटिंग में भी बैठ के और प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करें कि जो यूथ के इश्यूज हैं वो क्या हैं और उसको हम पॉलिसी बनाएं प्रॉपरली और लेकर आए हुकूमती सतह पर। देखिए, इसके अंदर 100 बच्चे जो हैं हमने पाकिस्तान से लिए और 13 बच्चों को ओवरसीज हमने सेलेक्ट किया, जिसमें से वन ऑफ बिस्मा कमर इज़ हियर। और ये बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। उनका कैबिनेट डिवीज़न ने बाकायदा नोटिफिकेशन किया है। 27 ऑफ जनवरी को उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी है विद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। क्या बात है। तो बिस्मा, आप ये बताइए कि यूथ क्या सोचती है पाकिस्तान के बारे में? ओवरसीज की हम खास तौर पर बात करें, जो बच्चे जाते हैं पाकिस्तान से तालीम हासिल कर रहे होते हैं लेकिन कंसर्न होते हैं अपने मुल्क के बारे में भी, और इसमें सियासत का किरदार कितना है ये मैं जरूर आपसे पूछूंगा, क्योंकि देखिए सियासत ही वो नर्चर अगर करना है, यूथ ने सियासत के जरिए करना है, क्योंकि वहीं से आपको आइन में क्या आपके राइट्स हैं, प्रोटेस्ट, यानी सारी चीजें आपको पता चलती है। तो इस पर जरा से आई थिंक टू बिगिन विद एम्पावरमेंट इज अ वेरी सब्जेक्टिव वर्ड। हम लोग एम्पावरमेंट को बहुत डिफरेंट डेफिनेशंस में लेते हैं, लेकिन ट्रू एम्पावरमेंट इज़ कि अगर आप यूथ के लिए काम कर रहे हैं, सो यूथ को भी आप रूम दें कि वही अपने लिए काम करें, बिकॉज दे कैन अंडरस्टैंड देमसेल्व्स बेटर। सो आई थिंक कि इस टाइप की जो मेन मुझे स्ट्रगल नज़र आती है बाहर के यूथ एंड इवन यहाँ के, देयर इज़ अ लैक ऑफ एक्सपोजर। टैलेंट बहुत ज़्यादा है लेकिन एक्सेसिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स,
गिविंग देम द वॉइस टू स्पीक अप वो बहुत कम है। एंड आई थिंक कि उसी वजह से फिर जब हम बाहर भी जाते हैं या यहाँ पे भी होते हैं तो हम थोड़ा सा हमारी रिप्रेजेंटेशन की कमी की वजह से हमारी स्किल सेट पे थोड़ा डाउट होता है। सो आई थिंक द मेन थिंग दैट इवन द गवर्नमेंट और एनी इंस्टीट्यूशन हैज टू वर्क ऑन पाकिस्तान के इमेज को बेहतर बनाने के लिए या फिर एक्चुअल जो पाकिस्तान है वो दिखाने के लिए बहुत जरूरी है, वही जरूरी है। आपको प्लेटफॉर्म्स देने होंगे बिकॉज आप जितना भी कह दें कि यू नो आई वुड गो इन द फोरफ्रंट एंड आई वुड स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ द यूथ, लेकिन इफ द वर्ल्ड इज नॉट सीइंग योर यूथ एज अ पाकिस्तानी सो देयर इज नो क्रेडिबिलिटी। सो आई थिंक दैट इज द मेन गैप आई सी। सिंध के कोऑर्डिनेटर भी हैं आप, सिंध से कितने ऐसे नौजवान बाहर आए फहद? देखिए 20 सिंध से रिप्रेजेंटेशंस हैं जिसमें हाफ एंड हाफ बॉयज एंड गर्ल्स हैं और एक ट्रांसजेंडर है। इसमें ऑल ओवर 2 ट्रांसजेंडर्स भी हैं और उसके अलावा 20 जो हमारे नेशनल यूथ काउंसिल के मेंबर्स हैं वो सिंध से हैं। देखिए ये इसके अंदर मतलब और वो क्या पूरा सिंध, कराची से कश्मीर तक। अच्छा सही। कराची से कश्मीर। उनके क्या रोल्स होंगे? देखिए वो डेफिनेटली जो नेशनल यूथ काउंसिल की इसको हम एडवाइजरी बोर्ड भी बनाएंगे और वो प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ के पॉलिसी मेकिंग के ऊपर काम करेंगे। और आप अगर उन सारे बच्चों का कभी इंटरव्यू लें, आप मैं तो आपको ये बोलूंगा कि आप उनको बुलाएं जो सिंध से ताल्लुक रखते हैं और आप उनको बुलाएं और आप देखें कि इसमें कोई भी चीज़ पॉलिटिसाइज नहीं है। हम अक्रॉस द बोर्ड जर्नल जो पब्लिक थी कि ऑनलाइन एक प्रोसीजर था, बिस्वा बैठी हैं इनको भी इस चीज़ का पता है क्योंकि ये भी नेशनल यूथ काउंसिल की मेंबर हैं। ऑनलाइन एक प्रोसीजर था, उस क्राइटेरिया को जो भी मीट कर रहा था वो इसका मेंबर। बिल्कुल। चलिए ये तो क्राइटेरिया हो गया कि ट्रांसपेरेंट है, आप कह रहे पॉलिटिसाइज नहीं है। डेफिनेटली। लेकिन आपसे मैं जरूर ये बात करूंगा, उनसे तो मैंने बात कर ली। यूथ के बारे में ये कहा जाता है आजकल की जो हमारा भी इंटरेक्शन होता है वो ये कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है यूथ के लिए, जरा सा वो सफोकेटेड फील कर रहे होते हैं कहीं कहीं। और ये जो तलबा यूनियन का क़याम है इस पर आपका कितना फोकस है कि मेक श्योर करें कि इदारों में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में तलबा यूनियन हो ताकि उन्हीं को तो लीडर बनना है आके असेंबली में लोगों के हकूक़ की आवाज़ बुलंद करना है। इस पर कितना फोकस है? मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे कि आपने बोला कि लोगों को एक्सेस नहीं दिया जाता बोलने के लिए। नहीं, यानी एक परसेप्शन है, ये भी परसेप्शन है वो भी परसेप्शन है, ऐसी बात भी आती है। आप अगर पिछले दिनों से देखें काफ़ी अरसे से तो डेफिनेटली हर किसी को राय है कि वो अपना इजहार कर सके, लेकिन अब इस तरीके की सिचुएशन बना दी गई है कि वो उस तकरीरों में पाकिस्तान के खिलाफ बात करना शुरू कर देते हैं जो कि माजी में 9 मई आपके सामने है, किसी से ढका छुपा नहीं है। इस तरीके की सिचुएशन अगर होगी तो डेफिनेटली वी आर पाकिस्तानी, हमें अपने मुल्क को प्रोटेक्ट करना है, कानून के मुल्क का पॉजिटिव इमेज पूरी दुनिया को दिखाना है। अब बिस्मा कमर इधर बैठी हैं और ये नेशनल यूथ काउंसिल के प्लेटफॉर्म से अगर न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में जाके स्पीच करेंगी और पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज देंगी तो हमारा इमेज बेहतर होना शुरू होगा और यही हम चाहते हैं। देखिए सबसे पहले पाकिस्तान पॉलिटिकल यूनियन से मुताल्लिक नहीं बताया, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन उस दूसरे स्टेप पे हम तलबा यूनियन पे आ रहे थे कि देखिए मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स में जा रहा होता हूँ, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जा रहा होता हूँ, इंटरेक्शन होता है और ये सवाल हमसे हमेशा होता है। इसके ऊपर हम पॉलिसी बना रहे हैं और वो पॉलिसी भी ऐसी होगी क्योंकि आपने माजी में देखा होगा कि कराची की अगर हम बात करें तो तलबा यूनियन से एक डिफरेंट इमेज निकल के आ रहा था। बिल्कुल ऐसा ही। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बदमाशी वाला एक जेस्टर चले गया था, लड़ाई झगड़ा और आपके सामने तो यही इश्यूज थे जिसकी वजह से इसको स्टॉप किया था। इसके ऊपर एक पॉलिसी बन रही है जिस पॉलिसी के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा और तलबा यूनियंस वापस बहाल होंगी और ये हमारी प्रायोरिटी है, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन एक क्राइटेरिया डिसाइड होगा, हर चीज का एक क्राइटेरिया होना चाहिए, आउट ऑफ क्राइटेरिया जाएंगे तो चीज खराब हो जाएगी। बिस्मा ये बताइए, नेक्स्ट वीक आप लोगों की एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसमें क्या आप लोग स्ट्रैटेजी क्या है, प्लान क्या है उस कॉन्फ्रेंस के लिए और उसका फॉलो अप कितने अरसे बाद होगा? सो ये जो पूरी कॉन्फ्रेंस है उसका एजेंडा यही है कि इंटरनेशनल डेलीगेशंस आ रहे हैं, देन पाकिस्तान की तरफ से हम लोग होंगे, वी आर ऑल गोइंग टू सिट टुगेदर एंड वी आर गोइंग टू फर्स्ट सी द रूट कॉज कि कहाँ कहाँ किस एरिया पे करना क्या है। सो इट्स अ पूरा वीक फुल ऑफ स्ट्रैटेजी प्लानिंग, मेकिंग अलायंसेज एंड ऑल्सो नेटवर्किंग इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर कोलैबोरेशंस, बिकॉज अगर हमें कोई काम करना है, ऑफ कोर्स एज फहद सेड, पाकिस्तान इज़ फर्स्ट, सो वट एवर वी आर डूइंग इन एनी कैपेसिटी वी हैव टू सी कि पाकिस्तान की इमेज कैसे बेहतर करनी है। अब मैं अगर न्यूयॉर्क से हूँ, सो हाउ कैन आई डू इट बेटर ओवर देयर,
सिंध में कैसे अपनी करना है, कैपेसिटी में कैसे बिल्कुल। अच्छा, हमने कैपेसिटी पे a lot of times you know we go to these amazing conferences, बड़े-बड़े hotels में होती हैं, बड़े-बड़े amazing crowds होते हैं, but actually On ground, rural हाँ। areas जो है वो बड़े इससे मुतासिर होते हैं कि हम उधर बात नहीं करते। तो क्या आप लोगों का अपार्ट फ्रॉम बिगर सिटीज रूरल एरियाज की स्टूडेंट बॉडी, उनकी यूथ, क्योंकि वो भी हमारी यूथ का हिस्सा है, उनको इन्वॉल्व करने का प्लान है और कैसे वो प्लान है? आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने टच किया, बिकॉज हम पर्सनली कहते हैं कि व्हेन वी आर केटरिंग टू यूथ, सो यूथ इज नॉट फ्रॉम अ स्पेसिफिक रीजन, यूथ बेसिकली गोज बियॉन्ड बॉर्डर्स एंड बियॉन्ड रूरल एरियाज एज वेल। सो अभी हम लोग इस प्रोग्राम्स पे काम कर रहे हैं कि किस तरीके से वी कैन टैप ऑन टू दोज पीपल एस्पायरिंग यूथ एज वेल हु वांट टू डू समथिंग, एंड ऑफ कोर्स इट्स अ एंटायर प्रोसीजर। तो उसको करने के लिए 4-5 चीजें क्या है ऐसी जो आपने देखा कि यूथ को चाहिए वॉर फुटिंग्स पे ये काम तो करने की जरूरत है यूथ के लिए? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये वाली बात करता चलूँ जो कि अभी उन्होंने सवाल किया कि रूरल एरियाज तक डेफिनेटली, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का पोर्टल है और इसके जो चेयरमैन है वो राना मशहूद साहब हैं। आई एम लुकिंग सिंध रीजन, हम इसके फोकल पर्सन डिस्ट्रिक्ट डिवीजन यूसी लेवल तक लेके जाते हैं ताकि नीचे लेवल तक लोगों को इसमें अपॉर्चुनिटी मिले। और नेशनल यूथ काउंसिल सिंध के जो बच्चे हैं वो टंडो आदम से भी हैं, वो मीरपुर खास से भी हैं और मुख्तलिफ ऐसे एरियाज से हैं, क्योंकि अभी 2 दिन पहले हमने एक प्रोग्राम किया था, उसमें सिंध की जो नेशनल यूथ काउंसिल है उसको बुलाया था। और जब आप उनसे मिलेंगे तो आपको भी खुशी होगी इसके ऊपर। देखिए, जो आपने बात की, डेफिनेटली नौजवानों को इस वक्त अपॉर्चुनिटी चाहिए। हम चाहते हैं कि उस जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपने आप को इस्टेब्लिश करें, अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करें। उसके लिए हमारे पास जो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के अंदर हम 75 लाख तक का लोन दे रहे हैं विद मिनिमम मार्क। आर्ट ऑफ फिशिंग सिखाया एग्जैक्टली 5 लाख तक 0 मार्कअप, 15 लाख तक 5% और 75 लाख तक 7%। बिल्कुल ठीक है, ताकि वो अपना बिजनेस बिल्ड अप करें, कम अप विद अ प्रपोजल। और उनको हम पहले ये नेशनल बैंक के थ्रू होता था, लेकिन इस दफा हमने प्राइवेट बैंक्स को भी अपने साथ और वन विंडो ऑपरेशन होता है इजी। बिस्मा कमर एंड फहद शफीक, वी विश यू ऑल द बेस्ट। और हम इसका एक चाहेंगे कि एक फॉलो अप करें, कि जो आप लोग चाह रहे हैं कि स्टूडेंट बॉडी में चाहे यूथ में उनको फैसिलिटेट किया जाए, उस पे हम फॉलो अप करेंगे। कितना उस पे अमल दरामद हो गया, कितना करने। और राना मशहूद साहब को भी हम कोशिश करेंगे कि वो हमारे शो पर आए और बजाते खुद हमारे शो पर। इसके साथ साथ एक और बात ऐड कर सकूं कि पाकिस्तान में जो एशिया ममालिक हैं उसकी जो चेयरमैनशिप है वो भी पाकिस्तान को दी गई है। दैट्स अमेजिंग, इसकी काया की। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी मशहूद साहब है उसके साउथ एशियन की रिप्रेजेंटेशन अगर पाकिस्तान की हो तो बहुत ही अच्छी बात है। जनाब, यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक से आने के बाद हम आपको मिलवाएंगे चैंपियन से। अपने कौन चैंपियन है ये थोड़ा सा सरप्राइज रखती ना आप? जी नहीं कोई बात नहीं, नाम नहीं बताया, बट कहीं मजा आएगा। वी शैल बी राइट बैक। जी जनाब, वेलकम बैक। अब हमारा जो स्टूडियो है ना वो जगमगा रहा है, बिकॉज ऐसे लोग हमारे स्टूडियो में हैं जो चैंपियन है, पूरे दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। 2-3-4 खेल ऐसे हैं जिनमें पाकिस्तान ने क्या जबरदस्त परफॉर्म किया है, जैसे हॉकी हो गया, क्रिकेट में भी पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता हुआ है, हॉकी का वर्ल्ड कप भी जीता है, इस तरह स्क्वॉश और स्नूकर, ये 2 खेल ऐसे। स्नूकर के बारे में तो पहले मुझे ये लगता था खैर हर जगह हर गली मोहल्ले में इधर उधर, लेकिन ये लगता था यार चैंपियन कैसे बन सकते हैं हम। लेकिन जब 92 में ऐसा हुआ तो उसके बाद फिर ऐसा टैलेंट आया कि बड़े बड़े स्टार्स हमने देखे और एक स्टार हमारे साथ है, इंट्रोड्यूस कराएं ना जनाब। बिल्कुल जी, मोहम्मद आसिफ स्नूकर चैंपियन आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है और चेयरमैन पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन आलमगीर शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम और थैंक यू, आप लोगों ने हमें वक्त दिया। भाई, सबसे पहले तो आसिफ बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने ना सिर्फ विद इन पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है स्नूकर चैंपियन बन के। तो कौन सी ऐसी सहूलियात है, सबसे पहले तो हम स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करेंगे, हाँ, कौन सी ऐसी सहूलियात है जो हुकूमत की तरफ से आप चाहते हैं कि स्नूकर एसोसिएशन को, बिलियर्ड फेडरेशन को ये मिलती नहीं है और मिलने से आप जैसे और कई आसिफ हमारे सामने आएंगे? देखिए जी, पहले तो शुक्रिया, आपने यहाँ पे शो में हमें बुलाया और
वहाँ पे बात ये है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें बेसिक जो चीज़ें चाहिए, हमें जब हमारे टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें हमारे फंडिंग की काफ़ी कहने की कमी रहती है। प्रॉपर फंडिंग जो है वो स्नूकर एसोसिएशन को उतने पैसे नहीं मिलते, जिससे टूर्नामेंट्स ज़्यादा हैं और उसमें एक्सपेंस ज़्यादा है, लेकिन इतनी वहाँ से ग्रांट नहीं मिलती कि जिस वजह से सारे टूर्नामेंट्स में हम पार्टिसिपेट कर सकें। लेकिन फिर भी हमारी एसोसिएशन शेख आलमगीर साहब और हमारी पूरी एसोसिएशन इस पे बड़ा अच्छा वर्क करते हैं और हमारी टीम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पे जाती है। और मैं समझता हूँ कि एक अच्छी एकेडमी की बहुत ज़रूरत है हमें कराची में, पंजाब में, इस्लामाबाद में, यानी कि जो बिग सिटी है वहाँ पे हमें स्नूकर एकेडमी की ज़रूरत है और जो एक प्रॉपर फंडिंग का सिलसिला है वो होना चाहिए, ताकि हमारे आने वाले जो लड़के हैं जिनको इंटरनेशनल खेलने का मौका मिलना चाहिए, तो वो थोड़ा सा कभी कभी इन मसाइल का शिकार रहते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ये बेहतर। हमीद साहब, इतना कुछ करने के बाद भी वो कह रहे हैं कि अच्छी एकेडमी की ज़रूरत है। मैं तो समझ रहा था बड़ी एकेडमी हमारी होगी, क्योंकि एक्चुअली ये सारी सिचुएशन मोटिवेशनल है और मोटिवेशनल ये है कि मुझे तो इसके सामने ऐसी बात करते हुए अच्छा नहीं लगता, शर्म आती है। अब आप हमारी कौम का, हमारी मैनेजमेंट का हाल देखें कि आपने एक एथलीट को 100 करोड़ रुपया दे दिया। गैस अरशद नदीम साहब ऐसा कारनामा नहीं था कि वो आप उस्मान से तारे तोड़ के लाए। फाइन, 6-8 आदमियों की एंट्री थी, 8 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही थी, 2 फेवरेट थी इंडिया पाकिस्तान, 1 जीत गया, फाइन, गुड इनफ, ही मेड द रिकॉर्ड। क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा है कि ओलंपिक के लिए तो हमारा कोई स्पोर्ट्स ही क्वालिफाई नहीं करता। और राना सनाउल्लाह साहब भी चीख रहे थे कि यार कम से कम कोई 10-20 का हमारे गेम्स तो होते हैं उसमें। टोटल 2 या 4 आदमी थे, बाकी सब वाइल्ड कार्ड पे वो ऑब्लिगेटरी जाते पार्टिसिपेशन ही कोई नहीं। बिल्कुल आप उसको मिला रहे हैं, लोग अक्सर बोलते हैं। और ये इज अ 3 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, बिल्कुल ऐसे, और 3 दफा वर्ल्ड चैंपियन जीतने का मकसद है कि उसके अंदर 60 कंट्रीज और 50 कंट्रीज पार्टिसिपेट करें। बिल्कुल, एंड मल्टीप्लाई बाय 3, 180 प्लेयर्स इज पार्टिसिपेटिंग। बुल्गारिया में जब पहली दफा जीते थे तब भी 48 कंट्रीज थी। फिर ये मेरे ख्याल में शर्म उल शेख में कहीं इजिप्ट में जीते थे, वहाँ भी यही था, और अभी दोहा में भी यही था। और मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी कामयाबी के बाद, और आपने किसी को पॉलिटिकल स्टंट बनाना बनाए, हम नहीं कहते हैं भाई आपने अरशद नदीम को 100 करोड़ दे दिया। ये कोई मोदी साहब की औलाद तो नहीं है ना, इंडिया के तो नहीं है, पाकिस्तान के हैं। अभी जाके परसों तरसों प्राइम मिनिस्टर ने इनको बुलाया, वो भी काफ़ी इधर उधर से उनको मैसेज मिल रहे होंगे कि भाई आपने आसिफ को अभी तक, उन्होंने इनको 2.5 मिलियन दिए, ठीक है। अच्छा, और अरशद नदीम को 100 करोड़ दे चुके हैं ये लोग सारे, चीफ मिनिस्टर पंजाब, बलोचिस्तान, सिंध, गवर्नर्स, एवरीबॉडी इवन इंक्लूडिंग द मतलब दी जाए तो सबको इक्वालिटी पे दी जाए, उनकी परफॉर्मेंस बेस पे दी मतलब जाए। कहीं तो एक्नॉलेजमेंट हो ना किसी ना किसी की। 3 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन, 3 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन कोई छोटी बात नहीं है ये मतलब आप नहीं, इट्स अ रिकॉर्ड, चैंपियन तो चलो ठीक है, इट्स अ रिकॉर्ड इन द वर्ल्ड। और मैं तो पहले मेरे को अरशद की जो परफॉर्मेंस है मैं उस पर बहुत, आई एम फीलिंग वेरी प्राउड कि उसने बहुत अच्छा, मैंने भी पूरी लाइव देखी रात के 2 बजे तक, बिल्कुल, ट्रूली आई एम वेरी हैप्पी। बट उस बेचारे का कसूर नहीं है, कसूर तो इनका है जो उनको पैसे दे रहे हैं। और उससे पहले के हालात देखे ना, अरशद के हालात भी उससे पहले के अच्छे नहीं थे, लेकिन वही आपने कहा ना कि एक चीज हो गई है अपनी इंडिविजुअल एफर्ट्स पे, तो आपने उसको ग्रैब कर लिया। ये जब इस तरह का माहौल आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट तो होती होगी, या कहीं ना कहीं नहीं, हर जगह डिसअपॉइंटमेंट नजर आती है। देखें जी, होता ज़रूर है, लेकिन बेसिक चीज़ जो है ना, मैं समझता हूँ कि हमारा प्लेयर का एक काम होता है कि अपने गेम पे फोकस करना और उसको हमेशा पॉजिटिव रह के अपने गेम में रोल प्ले करना। और मैं हमेशा जब भी खेलता हूँ तो मुझे सबसे मेन चीज़ मेरे दिल दिमाग में यही होता है कि यार मैं जब अपने मुल्क के लिए खेलूँगा तो मुझे हर हाल में परफॉर्म करना है और पाकिस्तान के लिए जीतना है, मेडल जीतना है। अब यहाँ पे वो जो रिवॉर्ड का सिलसिला है वो मिले या ना मिले, ये बात की बात है। अगर मिलता है तो मैं समझता हूँ कि इससे एक अच्छी चीज़ जो है, अच्छा पॉजिटिव साइन जो है वो यंग टैलेंट के अंदर से कि हमारे जो चैंपियंस हैं, अगर उनके साथ आप रवैया अच्छा रखेंगे तो मेरा नहीं ख्याल के जो स्पोर्ट्स, बाकी स्पोर्ट्स हैं उन पे जो बच्चे आ रहे हैं, यंग टैलेंट है, उनके लिए कोई मुश्किल पैदा होगी। तो जब आप ऊपर वाले प्लेयर्स जो है, जब उनकी ज़िंदगी पे वो नज़र डालते हैं
तो मेरा ख्याल उनको काफी वो कहते हैं कि कुछ और ही कर लिया जाए। जी जी बिल्कुल ऐसे ही बहुत सारे प्लेयर हमारे छोड़ देते हैं स्नूकर खेलना। अच्छा स्नूकर प्लेयर होता है, लेकिन वो होता क्या है कि वसाइल ऐसे नहीं है, फिर वो चीजें जब इनकरेजमेंट मिलती नहीं है तो वो फिर वो डिसपॉइंट होते हैं यहाँ से, और गेम भी अफेक्ट होता है ऑब्वियसली। लेकिन अच्छे से लेजेंड की तरफ जो परवाज कर रहे हैं आसिफ, वो भी तो बताए ना आप। 147 भाई 147 हाईएस्ट ब्रेक होती है, आपने कितनी दफा की है ये? जी प्रैक्टिस में तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। मैं कोई 10-15 दफ़ा 147 प्रैक्टिस में है, और मैचेस में 140, 44, 40, 43, 45 वाह, वो काफी ब्रेक्स हैं। मतलब कितनी आसानी से आप बोल रहे हैं कि थोड़ी बहुत ये 144 खेली है, और अंदाजा है कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन इसके लिए नेक्स्ट लेवल, मेंटल प्रेजेंस आपकी, फिर वो जो आपने स्ट्रेटेजाइज करना है, यानी एक बॉल को मारना है दूसरी को बनाना है आपने। सबसे ज्यादा कंपटीशन किस मुल्क से लगा? कौन सा प्लेयर आपका आइडियल है? देखिए आइडियल तो कई है, सबके हैं। नहीं वो एक जो रॉनी सॉलिवन यूके के प्लेयर हैं, वो तो तकरीबन सबके आइडियल है मोस्टली। और बात की जाए यहाँ पे मुश्किल कहाँ थी, तो ये जो अभी मैं लास्ट 2024 में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता, उसमें मेरा साइप्रस का प्लेयर था, वो प्रोफेशनल का चैंपियन था, तो शूट आउट चैंपियन था। तो उससे काफ़ी मैच मेरा यानी कि काफ़ी मुकाबला बड़ा टफ रहा, और एक टाइम पे क्रूशल पोजीशन पे जाके मुश्किल लग रहा था कि यार इसको बीट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। 4-3 लीड थी मेरी, तो उसकी एक गलती पे फिर मैंने फायदा उठाया और वहीं से फिर इसको मौका नहीं दिया। असल एथलीट स्ट्रेटेजाइज यही होती है। आलमी साहब ये कहिएगा, हमने जो देखा ऑब्जर्व किया, यानी स्नूकर हर जगह है, यानी ये कोई ऐसा खेल नहीं है कि जिसको आपको प्रमोट करना है, बच्चों तक पहुंचाना है कि ये खेल है, इसके रूल्स है, सबको ऑलरेडी पता है, यानी बुनियादी काम हुआ है, उसके बावजूद कोई तवज्जो नहीं होती। देखिए मैं आपको एक बताऊं, पाकिस्तान का सबसे ज्यादा खेले जाने वाला गेम जो है वो स्नूकर है। तो देखें हमें बात से बात निकालना कितना मुश्किल है, और वहां से आप देखें कि रेड से कलर बॉल बनाना कितना आसानी से ऐसे कर लिया था। बिल्कुल आपकी बात प्लीज कंटिन्यू कीजिए। मैं ये कह रहा था कि सबसे ज्यादा खेले जाने वाला गेम जो है वो स्नूकर है पाकिस्तान में, और देखे जाने वाला माइट भी क्रिकेट हो, और सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस है इस वक्त वो पंजाब में है स्नूकर्स का। मेरे ख्याल में कोई 10,000 क्लब होंगे स्नूकर के पूरे पंजाब में, और हम वहाँ अभी सार्क में हम वहाँ बैठे हुए थे इंडियन काउंटर पार्ट के साथ, जब हमारी सार्क चैंपियनशिप थी, तो वो थोड़ी सी बातें ज़्यादा कर रहे, तो हमने उसको बताया कि भाई 40,000 टेबल हमारे पास पंजाब में है, सिर्फ पंजाब में। तो उसको यकीन नहीं आ रहा था, तो फिर वो नवीद ने भी उसको यही बोला कि नहीं इतना ही है, तो पर उसको थोड़ा सा यकीन आया। तो पंजाब इज़ दी डोमिनेटिंग सिचुएशन, और ज़्यादा खेले जाने की वजह से पंजाब में बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है, लेकिन सब वेस्ट हो रहा है। हाँ नहीं वेस्ट तो अब देखिए ना, हमारे यहाँ पाकिस्तान नंबर 1 और 2 ही जा सकते हैं खेलने के लिए, वेस्ट तो अपनी जगह है, बिल्कुल ऐसा होता है, हर गेम में ऐसा होता है। बट ये कि 1-1 का गेम है, जो विनर होगा वो ऊपर आ जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। इवन फेडरेशन भी, मैं भी चाहूँ तो किसी को ना रोकूं तो मैं नहीं रोक सकता। जैसे आज हमारी नेशनल चैंपियनशिप हो रही है, इसका विनर जाएगा एशियन चैंपियनशिप में खेलने के लिए, रनर अप भी शायद जाए, तो वो ऑटो सिलेक्शन पे हमारा, तो कोई भी मेहनत करेगा ऊपर आ जाएगा। अभी भी लड़कों में मेहनत की कमी है। अब रॉनी ओसुलिवन की बात की, इज द गॉड ऑफ स्नूकर, गॉड कहते हैं उसको। उसकी जो अभी तो खैर रिटायरिंग पे आ गया, उसकी जो बुक्स हैं, जो उसकी वीडियोस हैं, यूज्ड टू प्ले 14 आवर्स सोलो प्रैक्टिस अकेले, तो वो हमारे यहाँ मेरे ख्याल में कोई नहीं करता। और वो ये लड़के जो हैं वो थोड़ा सा शॉर्टकट भी मारते हैं, तो जितनी मेहनत करेंगे, अब देखिए ना नेशनल चैंपियनशिप हो रही है, इनको चाहिए कि इसको वर्ल्ड कप समझ के खेलें, क्योंकि इसमें 1 और 2 आएंगे तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। अच्छा, नहीं आएंगे तो बाहर चले जाएंगे, फायदा नहीं है, बैठे रहेंगे। यंग टैलेंट की जहाँ बात हो रही है, वहाँ एहसन रिजवान का भी नाम आता है। एहसन रमज़ान बहुत अच्छा प्लेयर है और हमारा फ्यूचर का टैलेंट है, आसिफ के शागिर्द भी है और आपके साथ खेला भी है, उनके बारे में भी ज़रा बताइए। देखें जी, एहसन बहुत अच्छा है, और एहसन के साथ हमारे और भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। कराची का एक लड़का है हसनैन, वो भी बड़ा अच्छा खेलता है, और वो अभी अंडर 21 का एशियन चैंपियन भी बना। तो मकसद ये है कि हमारे ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ प्लेयर्स की कमी है या उनमें वो पोटेंशियल नहीं है।
कहीं ना कहीं बात बिल्कुल शेख साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आलमगीर साहब कि प्लेयरों में कहीं ना कहीं कमी है प्रैक्टिस की और इसके साथ लॉयल होने की। जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे और जितने लॉयल होंगे तो मेरा ख्याल है कि उतने अच्छे रिजल्ट जो हैं वो आपको आना शुरू होते हैं। तो मैं उन सब से यही रिक्वेस्ट करता हूँ हमेशा कि अपनी गेम पे हमेशा फोकस करें और कंप्रोमाइज़ ना करें इस पे। जो टाइम स्नूकर का है वो सिर्फ स्नूकर के लिए होना चाहिए, अपनी गेम के लिए। घंटे प्रैक्टिस करते हैं आसिफ? जी मैं आज भी इतनी कहने के मसरूफियात होने के बावजूद भी 6 घंटे तो मैं करता हूँ। वाओ, 6 घंटा स्ट्रेट? नहीं, मतलब उसमें एक ब्रेक, हाँ एक ब्रेक लेते हैं। 3 घंटे में सिंगल, 3 से 4 घंटे में सिंगल खेलता हूँ और उसके बाद फिर मुझे अपने प्रैक्टिस करनी होती है, यानी कि मैच प्रैक्टिस करनी होती है। तो फिर मैं किसी के साथ कंपटीशन, एक बेस्ट ऑफ 5 या 7 का सेशन खेलता। अच्छा, अब क्या आप दीदी नहीं, पहले मेरा एक सवाल है। डायरेक्टर साहब कुछ और सवाल कर रहे हैं बट मैं एक्साइटमेंट में आपसे एक और। जब पहली दफा आप वर्ल्ड चैंपियन बने और फिर दोबारा उसी चैंपियनशिप का हिस्सा बने, लगता था कि दोबारा जीतूंगा और फिर तिबारा भी जीतूंगा? देखें, होता ही है कि इस गेम में सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने आज तक अपने लिए यानी कि देखा और ऑब्जर्व किया है, इसमें कॉन्फिडेंस लेवल का होना और एक्सट्रीम लेवल पे जाके कॉन्फिडेंस लेवल का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब मैच चल रहा होता है ना, तो उस क्रूशियल पोजीशन पे जाके इंसान की टांगें, हाथ, माइंड, हर चीज़ जो है ना वो एग्जॉस्ट हो जाती है, वहाँ पे बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है टोटल। कभी कभी तो 7 घंटे 8 घंटे का मैच होता है और जो मैं फर्स्ट टाइम जीता था तो वो तकरीबन मेरा ख्याल 8 घंटे का मैच हुआ था मेरा और बेस्ट ऑफ 19 था जिसमें 10-8 मैं जीता गैरी विल्सन को, जो अभी करंट टॉप 16 के प्रोफेशनल प्लेयर हैं। और ये होता यही है कि लेकिन बेसिक चीज़ जो है ना, मैं समझता हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो आपको हमेशा ऊपर लेके जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने जब भी वहाँ पे पार्टिसिपेट किया तो जब भी कभी सेमीफाइनल में पहुंचा तो मैं फिर फाइनल जीत के ही आया। फिर तो ये हो गया ना कि आप तो लेके ही जाना है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह कि ये अल्लाह की तरफ से मुझे, मैं समझता हूँ कि अल्लाह की करम नवाजी है कि मैं बड़े टाइटल में कभी जाके फाइनल नहीं हारा। मैं आज तक जितने भी टूर्नामेंट्स में फाइनल में पहुंचा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने विन किए। बस उम्मीद हमारी यही है कि आप ऐसे ही, आपकी जो फतूहात का सिलसिला है वो जारी रहे। और फेडरेशन की तरफ से सर कुछ कहना चाहेंगे आप? कोई अपील करना चाहेंगे एक बार फिर हुकूमत से कि जागे? नहीं, मैं स्पॉन्सर्स की भी शॉर्टेज रहती है, कई दफा कह चुका हूँ, बट क्योंकि मैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का एक मैनेजमेंट का पार्ट हूँ, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में उन्होंने मुझे लिया है, तो वो एक हमारा बहुत लॉन्ग पेंडिंग इशू था कि जो भी प्लेयर आए उसको पता हो कि किसने कितने पैसे उसको रिवॉर्ड मिलेगा। तो वो राणा सनाउल्लाह साहब हमारे मिनिस्टर हैं और वो उन्होंने उसको अप्रूव किया है और वो पब्लिश भी हुआ है। और वो ठीक है, पैसे कम है थोड़े से, 50 लाख विनर के हैं वर्ल्ड कप के और इस तरह से पूरा सारी गेम्स को उन्होंने ऐड करके एक अनाउंस कर दिया। तो नेक्स्ट टाइम, अभी तो अगला वर्ल्ड कप जब आसिफ जीतेगा इंशाल्लाह तो वो इम्प्लीमेंट होगा। बट मैंने आसिफ के लिए 3 करोड़ रुपए रिकमेंड किए थे प्राइम मिनिस्टर को, और हमारे बोर्ड की मीटिंग होगी तो मैं राणा साहब से फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी उसमें हमारी मदद करें। तो बट नेवरलेस उनको जिसने भी ये राय दी थी 25 लाख देने की, अच्छी दी थी कि चले बुला तो लिया, बट वो राय देने वाले थोड़े से उनको ख्याल करना चाहिए था कि भाई जब एक आदमी को आप 100 करोड़ देते हैं और किसी को 25 लाख देते हैं, और जो वर्ड ये डिस्क्रिमिनेशन तो अच्छी नहीं है। यानी अगर इतनी भी अकल नहीं है किसी में, उनके लोगों में, तो अल्लाह ही हाफिज है। बिल्कुल। अच्छा, क्या हमारी नुमाइंदगी ओलंपिक्स पे है स्नूकर की? ओलंपिक स्नूकर इज नॉट द गेम ऑफ, है ना, स्नूकर इज नॉट पार्ट ऑफ द ओलंपिक्स गेम्स। बिल्कुल ठीक है जी। आलमगीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आसिफ साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जब चौथी बार आप वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे इंशाल्लाह हम आपको एक बार अपने शो पर इसको सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह। तो ये सेगमेंट आपको कैसा लगा सोशल मीडिया पर जरूर बताइएगा। इसी तरह के बहुत जबरदस्त चैंपियंस आपके सामने हम लेकर आते रहेंगे। ज़ुहैब और सरवत को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।